देखिए, दो या दो से अधिक पद मिलकर जब नया पद बनता है तो वो होता है समास। तो इस वीडियो में हम लोग समास की ही बात करेंगे। ये है वीडियो नंबर 2। यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, चकबंदी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता है उसके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो हो ही गया कि दो या दो से अधिक पदों से मिलकर नए बने पद को कहते हैं समास। समास के कई भाग होते हैं, वो आप पढ़ते रहिएगा, मैं बताते भी जाऊंगा। चलिए अगला है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संक्षेप, मतलब जो पद होता है उसका समास का मतलब होता है संक्षेप, उसे संक्षेप में बताना। अगला क्वेश्चन है कि अव्ययी भाव समास कौन सा है। तो देखिए, अव्ययी भाव समास वो होता है जिस पद में आगे आपको ऐसा लगे कि कोई उपसर्ग लगा है। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के आगे लगता है, तो क्या होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन, आप किसी शब्द को तोड़िए तो आगे कुछ उपसर्ग जैसा दिखे तो वो होता है अव्ययी भाव समास। कहा जाता है इसमें पूर्व प्रधान प्रधान होता है। ये परिभाषाएं हैं, बेसिकली आप ट्रिक से समझिए। तो प्रतिदिन क्या है, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, जिस पद में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। बेसिकली एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो एक पद जब दूसरे पद की विशेषता बताता है तो वहाँ पर होता है कर्मधाराय समास। कर्मधाराय समास यानी कर्म से ही विशेषता लगभग बताया जाता है। तो आप ट्रिक ये समझ लीजिए कि जब एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए तो वहाँ पर होता है कर्मधाराय समास। कर्मधाराय समास क्या है, तो कर्मधाराय समास देखिए, जिसमें कर्म से विशेषता बताई जाए तो क्या है, नीलोत्पल, तो यानी नीला है जिसका, तो ये नीला क्या है, विशेषता बताया जा रहा है। एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो। दोनों पद अप्रधान का मतलब कि कोई दोनों पद मिलके जो शब्द बना रहा है उस शब्द का अर्थ ही कुछ और निकले। जैसे कि लंबोदर, तो लंबोदर यानी लंबा प्लस उदर को मिलकर बना है, लेकिन लंबोदर का अर्थ क्या होता है, गणेश भगवान, लंबा है जिसका उदर। यानी कि ये दोनों ही पद अप्रधान हो गए और ये कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास। ट्रिक क्या है, देखिए बहु क्या होती है, जो बहु होती है वो जब शादी होती है किसी लड़की की तो उसका एक घर रहता है, ठीक है। वो क्या करती है, मायके ससुराल जाती है दूसरे घर में, लेकिन जब ससुराल में जाती है तो लड़का उसे लेकर अलग रहने लगता है। तो बहू क्या होती है, ना अपने घर की रहती है, ना ससुराल की, ना मायके की। तो बहू क्या होती है, दोनों से अलग हो जाती है। तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया कि जिसका अर्थ बिल्कुल अलग हो, ना पहले पद से मिलता हो ना दूसरे पद से मिलता हो, अर्थ बिल्कुल अलग हो, तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कह दिया जाए कि त्रिनेत्रधारी। त्रिनेत्रधारी क्या है, शिव शंकर भगवान। इसी तरह चक्रधारी, चक्रधारी कौन है, श्री कृष्ण जी। तो ये सब पद जिनमें अर्थ कुछ और ही निकले वो होते हैं बहुव्रीहि समास। अगला है जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो जितेंद्रिय क्या है, इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाला, तो देखिए इंद्रियों को जीतने वाले कौन है, अपने भगवान लोग हैं। अर्थ कुछ और निकल रहा है तो बहुव्रीहि समास हो गया। फिर है देवासुर में कौन सा समास है। तो देवासुर में, देवासुर जब हम देखेंगे तो ये दोनों ही पद प्रधान लग रहे हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान हो तो वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व से आप याद कर लीजिए, दोनों पद दोनों पद प्रधान हो तो होता है द्वंद्व समास। जिसमें दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, जैसे लड़का लड़की, ये सब क्या है, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। जैसे देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में कौन सा समास है, तो आप ये सोचिए कि देशांतर क्या होता है, जब एक पद दूसरे पद के साथ ऐसा संबंध हो जिसको तोड़ें तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से ये निकले, तो वहाँ होता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के भी 7 भेद होते हैं। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो तत्पुरुष समास कैसे आप देखेंगे, देश में अंतर, देशांतर, देश में अंतर, कर्ता ने कर्म को करण से, सब ऐसे ही पूरा जब चलता है तो आप तोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, पढ़ते रहिए तो समझ में आएगा। देशांतर में तत्पुरुष समास। अगला है दीनानाथ। दीनानाथ क्या है, दीनानाथ क्या है कि जब आप ये सोचिए कि ऐसा कौन सा पद है जो दीनानाथ को तोड़ने पर बन रहा है, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो दीनों के लिए काम करे। यानी कि जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो दीन दुखियों के लिए काम करे, तो उसका अर्थ क्या निकलता है, हमारे भगवान लोग करते हैं काम, ये गुरु लोग करते हैं। तो दीनानाथ में हो गया है कर्मधाराय समास। एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, यानी जो अच्छा काम करता है, जैसे गुरु लोग काम करते हैं, हम लोग को शिक्षा देते हैं, तो नाथ यानी दीनों के लिए नाथ, एक प्रकार से आप समझिए कर्मधाराय समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो वो है कि
अगला प्रश्न है मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो मुख दर्शन जब आप देखेंगे तो मुख दर्शन क्या है कि एक पद, जैसे आप तोड़िए मुख के दर्शन, तो ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान ये करके पूरा जब करेंगे तो उसी में आएगा मुख के दर्शन। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि मैंने बताया था जो ना घर की ना घाट की, यानी ना जो मायके की ना ससुराल की, यानी अर्थ ही पूरा अलग हो जाए। तो बहुब्रीहि समास का क्या हो जाएगा, देखिए क्या है कि यहाँ पर निस दिन त्रिभुवन पंचानन, तो देखिए पंचानन क्या है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। याद करिए जब आप कोई आरती गाते हैं तो उसमें पंचानन चतुरानन करके आता है ना, मतलब ये आप भगवान के लिए गा रहे हैं लेकिन पंचानन बोल रहे हैं। कई लोग सोचते होंगे कि इसमें तो गिनती आ गया पंच से, लेकिन गिनती नहीं है क्योंकि इसका अर्थ कुछ और ही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर, तो देखिए निशाचर में क्या है, रात्रि में चरने वाला, तो रात्रि में चलने वाला, इसका अर्थ ही अलग निकलेगा। निशाचर क्या है, जो रात्रि में चलता है। जैसे राक्षस लोग, निशाचर क्या है, राक्षस लोग, तो इसका भी अर्थ क्या है, अलग ही निकल रहा है। तो ये कौन सा हो गया, बहुब्रीहि समास। अगला क्या है, चौराहा। चौराहा साफ है, इसमें गिनती आ रही है और गिनती आता है तो क्या होता है, दिगु। ग से गिनती, द से दिगु, द से गिनती, द से दिगु। आप याद कर लीजिए, गा से गिनती और दिगु में भी गा आ रहा है। दसमुख, तो जब भी आप दसमुख को देख रहे हैं, दसमुख क्या है, जिसके 10 हैं मुख, 10 मुख किसके थे, रावण के, तो क्या हो गया, अर्थ कुछ और ही निकल रहा है। लिखा दसमुख है और आ रहा है रावण। अगला क्वेश्चन है सुपुरुष। तो सुपुरुष यानी पुरुष सुंदर है, सुंदरता बता रहा है। एक पुरुष की यहाँ पे बड़ाई की जा रही है, और जब एक पद दूसरे पद की बड़ाई करता है तो क्या होता है, कर्मधाराय समास। अगला है विशेषण और विशेष के योग्य से कौन बनता है, कर्मधाराय। जो एक विशेषण होता है दूसरा विशेष से होता है, यानी एक दूसरे की विशेषता बताता है। इसी तरह निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। तो द्विगु समास यानी गिनती, गिनती कहाँ पर आ रहा है, सप्ताह, सप्ताह में गिनती आ रहा है, देखिए 7 है ना। तो किसी समास के दोनों पद के समान अधिकार होने पर कर्मधाराय समास होता है। तो देखिए जिस समास में अगर दोनों पद, आप तत्पुरुष समास में जब दोनों पद पे समान अधिकार हो जाए तो कर्मधाराय समास हो जाता है। इसको रख लीजिए कि तत्पुरुष समास जो होता है अगर दोनों पद पे समान अधिकार हो तो वो कर्मधाराय समास कहलाने लगता है। समासिक पद कौन सा है, मतलब इसमें से कौन सा हम समास के लिए ले सकते हैं। तो दिवारात्रि जो है वो समासिक पद है, यानी ये समास के अंतर्गत आता है। है द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास जिसमें गिनती आए, तो देखिए किस में गिनती आ रहा है। अब आप सोचेंगे चतुरानन भी है, त्रिभुवन भी है। तो मैंने बताया था चतुरानन तो आता है ना, एक आरती होती है चतुरानन पंचानन, तो ये कौन सा है, इसका अर्थ भगवान से जुड़ा हुआ है। त्रिभुवन मतलब 3 है भवन, तो त्रिभुवन यानी गिनती आ गई, तो ये द्विगु समास हो गया। अगला है इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो तो रुपया पैसा। अगला है अव्ययी भाव समास का उदाहरण, यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो देखिए दोनों पद हमारे जो हैं प्रधान है, तो द्वंद्व समास हो गया। अगला है लंबा है जिसका उदाहरण लंबोदर। तो लंबोदर में मैंने क्या बताया था, गणेश भगवान, अर्थ कुछ और निकल रहा है ना। तो बहुब्रीहि समास, बहु ना घर की ना मायके की। अगला है देश प्रेम में कौन सा समास है। तो देखिए देश प्रेम, इसमें हमें क्या लग रहा है, देश के लिए प्रेम, यानी एक पद दूसरे पद के लिए जब जोड़ रहे हैं तो कर्ता ने कर्म को करण के लिए, तो एक प्रकार से करण तत्पुरुष हो गया देश प्रेम। ठीक है, तो ये तत्पुरुष हो गया। और कौन सा, तत्पुरुष में भी 7 भाग होते हैं, पढ़ लीजिएगा रट लीजिएगा। अगला है परमेश्वर में कौन सा समास है। तो परमेश्वर ये क्या है, ईश्वर ही हमारे लिए परम है, ये विशेषता बता रहा है। तो कर्मधारा है, यानी एक पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है। अगला है गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में कौन सा समास है, आप ये देखिए कि जब तोड़ेंगे तो उसे गायों के लिए घर, तो एक प्रकार से ये तत्पुरुष समास है क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण के लिए, तो एक प्रकार से करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवग्रह। नवग्रह साफ साफ दिख रहा है, गिनती है इसमें और गिनती होता है, तो कौन सा समास होता है, द्विगु समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है। विद्यार्थी में जब भी आप विद्यार्थी को तोड़ेंगे तो कैसा होगा, यानी एक पद दूसरे पद से जब तोड़ेंगे आप तो क्या होगा, विद्या के लिए जो घर, एक प्रकार से विद्यार्थी, तो ये विद्या धारण करने वाला, तो ये तत्पुरुष समास में आ जाएगा। चलिए आप जब तोड़ेंगे तो आएगा कन्या के लिए दान, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण के लिए, तो करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। साग पात में कौन सा समास है। तो दोनों पद प्रधान है, बेसिकली जहाँ डैश हो तब पर भी आप समझ सकते हैं कि द्वंद्व समास का उदाहरण है।
नील कमल। तो नील कमल, नीला क्या कर रहा है, कलर बता रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है, तो कर्मधारय समास हो गया। चतुर्भुज, अब देखिए चतुर्भुज में हम ये गिनती वाला भी ले सकते हैं, अगर कोई जो चित्र बना होता है उससे चतुर्भुज वाला है तो गिनती वाला ले सकते हैं, लेकिन चतुर्भुज किसका होता है, ये अपने उनका होता है विष्णु भगवान का, जिनकी 4 भुजाएं होती हैं, तो बहुब्रीहि समास में लगाएंगे। अगला है भाई बहन में कौन सा समास है, तो जब भी ऐसा कोई जिसमें आप डैश लगा के देख लीजिए, दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास होता है। वनवास में कौन सा समास है, तो वनवास, तो वन में वास करने वाला, तो वन में वास, ये में कहाँ पर आता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान ऐसे अधिकरण में पर, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा वनवास के लिए। अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर। अब ये पीताम्बर कौन है, जो हमारे भगवान लोग होते हैं वही पीला अंबर पहनते हैं, यानी कपड़ा पीला पहनते हैं, तो भगवान की बात हो रही है, तो बहुब्रीहि समास हो गया। फिर है नरोत्तम, नरों में उत्तम। तो अब ये बताइए कि इसमें जब तोड़ेंगे आप तो में आ रहा है ना बीच में, तो तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। अगला है आजन्म, तो देखिए इसमें आजन्म में साफ आप जब तोड़ेंगे तो आ प्लस जन्म, अब आ क्या है आपका, ये एक उपसर्ग है, तो उपसर्ग जहाँ पर आता है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, देखिए जब तोड़ेंगे तो एक प्रकार से युद्ध में स्थिर आएगा, और मैंने बताया था ये तत्पुरुष समास आपको लग रहा है युद्ध में स्थिर, लेकिन एक चीज़ समझिए, युधिष्ठिर कौन था, महाभारत में पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, तो ये अर्थ इसका कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं है युधिष्ठिर का मतलब कि जो लड़ाई में बस हो तेज, नहीं, इसका अर्थ जा रहा है पांडवों के सबसे बड़े भाई पे। और दूसरी बात, जब दोनों पद पे प्रधान बराबर हो तो वो फिर क्या कहना लगता है हमारा, वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा ना, वो एक प्रकार से कर्मधारय समास होता है जब दोनों पद प्रधान हो, लेकिन इसमें क्या है, युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई की बात हो रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो गगन को जो छूता है तो तत्पुरुष समास। ठीक है। अगला प्रश्न है धक्का मुक्की, दोनों ही पद प्रधान लग रहे हैं तो द्वंद्व समास। त्रिफला में 3 आ रहा है ना, त्रिफला 3 शब्द हो रहा है ना, त्रि से क्या है 3, यानी गिनती आ गया तो द्विगु समास। तन मन धन में कौन सा समास है, तो तन मन धन, इसमें एक प्रकार से दोनों पद प्रधान लग रहे हैं, एक्चुअली में है ये 3 पद, लेकिन आप 2 पद में तोड़ सकते हैं, तो द्वंद्व समास हो गया। चक्रपाणी, तो चक्रपाणी क्या है, जो चक्रधारी होते हैं, यानी जो चक्र लिए होते हैं, तो कौन होते हैं, अपने भगवान, कौन से भगवान, श्री कृष्ण भगवान। अगला है पाप पुण्य में कौन सा, तो जब भी ऐसा टूटा हुआ आपको दिखे तो द्वंद्व समास ही होता है, बीच में आप डैश लगा देंगे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पंचवटी, तो पंचवटी में क्या आ रहा है, गिनती आ रहा है, कौन सा 5 आ रहा है, तो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। अगला है मृगनयनी, मृगनयनी यानी देखिए एक रामायण में है, श्री रामचंद्र जब सीता जी को ढूंढते हैं तो कहते हैं सबसे, पेड़ पौधों से, पक्षियों से पूछते हैं कि आपने क्या मेरी सीता को देखा है जिसके आँख मृग के समान थे, तो मृगनयनी उनके लिए बोला गया है। अब कह सकते हैं आप इसमें एक विशेषता बताई जा रही है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है, तो कौन सा होगा, कर्मधारय समास होगा। फिर अव्ययी भाव समास, तो अव्ययी भाव समास जिसमें चारों में देख लीजिए कि कौन सा लग रहा है, तो प्रतिदिन, आपने को मैंने ही बताया था कि जब आप तोड़िए तो आपको उपसर्ग आगे लगता हुआ नजर आए। अगला है जिस पद में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद के में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, तो वो होता है कर्मधारय समास। चलिए हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा। चलिए अब ये नेक्स्ट टॉपिक है अपना, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब कुछ कवर किया जाएगा। ये यूपीएसआई के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बाकी एग्जाम में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था, उस समय जो गवर्नर थे बंगाल के वो थे रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था उस समय थे वेंसिटार्ड, और बंगाल का युद्ध जो 1770 में हुआ था उस समय कार्टियर थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ये सबसे पहला युद्ध माना जाता है, और इसी के बाद से जो पूरे भारत पे लगभग अंग्रेजी शासन का शुरुआत हो गया था। हुआ क्या था, जो हमारा भारत है, भारत का पूर्वी इलाका, जो हमारा भारत है, भारत का पूर्वी इलाका जो आज पश्चिम बंगाल और अन्य नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर, जिसमें आज बांग्लादेश भी है, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने जाकर और वहाँ के नवाब सिराजुद्दौला से लड़ाई किया। नवाब सिराजुद्दौला की बहुत बड़ी सी फौज थी, अंग्रेज़ बहुत छोटी सी फौज लिए थे। हालांकि अंग्रेज़ आधुनिक हथियारों से पूरा जो है निपुण थे, फिर भी नवाब सिराजुद्दौला के सेना में एक था मीर कासिम, जो उनका सेनापति था मीर कासिम।
इसने धोखा दे दिया और नवाब सिराजुद्दौला का हरवा दिया, जिसकी वजह से अंग्रेज जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने का नींव डाल दिए। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई 1757 में, इसके नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी की लड़ाई 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। उस समय रॉबर्ट क्लाइव ही वहाँ का गवर्नर बना पहला। तो बक्सर का युद्ध किसके समय में हुआ? तो बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो, उस समय बक्सर का युद्ध में हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। 1764 में बक्सर के युद्ध जब हुआ था तो उस समय हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बंगाल में वैध शासन कब से कब तक रहा? तो बंगाल में वैध शासन 1765 से 1772 तक रहा। बंगाल में वैध शासन 1765 से 1772 तक रहा। वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली, यहाँ पर लॉर्ड होना चाहिए, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये सबसे पहला हैदराबाद के निजाम ने किया था। हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। बेसिकली सहायक संधि क्या था? अंग्रेजों के द्वारा एक लालच था कि आप लोग हमारे साथ रहिए, मिलजुल के काम किया जाए, आप अपना शासन करिए और हम लोग अपना व्यापार करें। लेकिन उन लोग का शासन करने का ही एक ध्येय था जो बाद में पूरे भारत पर शासन किए भी। कौन? अंग्रेज। तो सहायक संधि जो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाई गई, इसको स्वीकार करने वाला पहला कौन था? हैदराबाद का निजाम था। अगला है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल, देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? ये दोनों चीज़ अलग है, लेकिन आप ये समझ लीजिए लॉर्ड कैनिंग था। एक ट्रिक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी करके, आप लोग ढूंढिएगा रॉबर्ट है विलियम की मौसी, तो आप लोग सारे गवर्नर, प्रथम गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बीच में संबंध समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है तीसरे आंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो तीसरे आंग्ला मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। टीपू सुल्तान कौन था? दक्षिण भारत का एक बहुत ही कुशल शासक था। हालांकि उसने बहुत ही गलत काम भी किया था, सही काम भी किया था, लेकिन ये लगभग अंग्रेज़ों के एकदम नाक में दम कर दिया था। और टीपू सुल्तान जो हैदर अली का बेटा था, हैदर अली भी काफ़ी कुशल राजा था, और टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों से ही अंग्रेज़ काफ़ी परेशान थे। लेकिन भारत में एकता ना होने की वजह से, आपस में लड़ने की वजह से भारत में विदेशी शासन करते गए। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य क्षय हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा लाई गई? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया गया। बेसिकली क्या होता था, इसमें ज़बरदस्ती राज्य को हड़प लिया जाता था। अलग अलग इसमें कारण दिए जाते थे, जैसे कोई राजा को ये कह दिया जाता था कि आप अपने राज्य में शासन व्यवस्था नहीं लागू कर पा रहे हैं, तो मैं आपके लिए शासन व्यवस्था लागू करवाऊंगा। इसी तरह कहीं पर भी जैसे कि जिस राजा के बच्चे नहीं होते थे तो उनके भी राज्य को हड़प लिया जाता था। तो ये लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत किया। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो फारसी में जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। फारसी में जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह जी ने। भारत में डाक व्यवस्था शुरू किया था, ये भी लॉर्ड डलहौजी ने ही शुरू किया था। डा से डाक आप याद कर लीजिए, लॉर्ड डा से डलहौजी। तो इसकी ट्रिक है डा से डाक और डा से डलहौजी, और डलहौजी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डा से डाक, डा से डलहौजी और डा से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी ने ही शुरू किया था। और भी चीज़ें हैं, आप डलहौजी के बारे में पढ़ेंगे तो आप ट्रिक से बनाते जाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है सिख धर्म से जुड़ा हुआ। तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव जी ने लिखी थी गुरु नानक जी की जीवनी। अगला है सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। 1757 में सिराजुद्दौला द्वारा पराजित कौन हुआ था? तो 1757 में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। अगला है कि हैदराबाद के निजाम, अगला है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए लाई जहाँ लिखा है वो लॉर्ड है,
तो लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? हैदराबाद के निजाम ने, अवध के नवाब ने और मैसूर के राजा ने। बंगाल के नवाब ने नहीं किया था, जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी, और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे जो हारे थे, मारे गए थे मीर कासिम की वजह से। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सिख गुरुओं का सही कालक्रम था अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। याद करिए, सिख गुरुओं का सही कालक्रम था अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। अगला है, सुगौली की संधि 1816 किनके बीच संपन्न हुई? सुगौली की संधि, तो सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी, ये 1816 में। सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में 1816 में संपन्न हुई थी। देखिए, अंग्रेज लोग थे वो सबसे संधि करके कोई ना कोई अपनी बात मनवा लेते थे और अपना व्यापार करने शुरू कर देते थे। देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई? तो जहाँ तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध लड़ा गया था श्रीरंगपट्टनम में, वहीं पर टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत भारत में कौन कौन कब्जे किए गए थे? तो देखिए, हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा को हड़प किया गया था। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कई चीज़ें थी, जिसमें मेन ये था कि जिस भी राज्य में राजा का बेटा नहीं होगा तो वहाँ पर उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का बेटा नहीं था तो उन्होंने गोद लिया था, जिसकी वजह से युद्ध हुआ। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी बहुत ही जो है मर्दानी तरीके से लड़ाई की, जिनके लिए लिखा गया है, बूंदे लेके हर बोले हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहुत झांसी वाली रानी थी। तो अगला क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल हैं? तो ठगी प्रथा जो है विलियम बेंटिक ने ख़त्म किया था। अगला प्रश्न है, वोडेयार के शासक थे? तो वोडेयार जो थे वो मैसूर रियासत के शासक थे। वोडेयार मैसूर रियासत के। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी भी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहां 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया? तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई किया, बंगाल को जीता। उसके बाद धीरे धीरे वो पूरे भारत पे शासन करने के लिए तैयार हो गया। तो रॉबर्ट क्लाइव को ही 1758 में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। याद करिए, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर हुआ, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल होने लगे सब लोग। एक देखिए ट्रिक है, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो रॉबर्ट से हो गया रॉबर्ट क्लाइव, ये पहला बंगाल का गवर्नर था। हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, ये पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक ये भारत का गवर्नर था। तो लॉर्ड कैनिंग ये भारत का गवर्नर जनरल था। फिर माउंटबेटन ये ये भारत के गवर्नर जनरल हैं। और फिर ये जो श्री राजगोपालचारी थे, ये अपने भारत के जो स्वतंत्र भारत के वायसराय बने। तो चलिए, आप लोग को ये मैं बताऊंगा एक और बार। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो देखिए, पहले भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो मैंने बताया था रॉबर्ट है विलियम। तो विलियम, क्योंकि पहले था बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल। तो देखिए, बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। फिर अगला प्रश्न है, द्वैध शासन की नीति को किसने समाप्त किया? तो द्वैध शासन की नीति को जो है वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। लागू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने, या फिर जब उस समय देखिए क्या होता था, द्वैध शासन का मतलब कि दो लोग शासन करिए। अंग्रेज लोगों से कहते थे कि आप अपने राज्य में शासन करिए, बाकी जो कानूनी व्यवस्था है और जो व्यापार है वो सब हम संभालते हैं। कहने का मतलब उनका यही था, एकाधिकार करने का। लेकिन शुरुआत द्वैध शासन से ही था, जिसे वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त करके एकाधिकार कर लिया था। अगला है, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठाओं ने अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया था। मराठाओं ने लड़ा था बहुत कुशल योद्धाओं की तरह और बहुत ही अंग्रेज़ों को परेशान कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो घर ही के लोग उसके आपस में ही मराठाओं में जमी नहीं और एक दूसरे के ही लोग जो है
खून के प्यासे हो गए। ये कहानी अलग है, आप लोग मराठाओं का इतिहास पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 ऐतिहासिक महत्व क्यों है? क्योंकि यहीं से जो है बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। अगला है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देनी चाहती थी। क्यों देनी चाहते थे? तो वो अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा देना चाहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध में। अवध में क्या हुआ था कि देखिए मैंने बताया था ना, डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निकाला था। तो वो अलग अलग तरह के नियम बनाते थे जिससे राज्यों को अपने में मिला लेते थे। किसी को कह देते थे कि आपका बेटा नहीं है तो ये अब राज्य हमारा हो गया। किसी को कह देते थे आप यहाँ पर विशेष रूप से कुशल राज्य नहीं चला पा रहे हैं। तो इसी तरह जो अवध के नवाब लोग थे, ये लोग थे भी थोड़े मनमौजी। अवध के नवाब अपने में नवाबी में रहते थे और इन लोगों ने कहा भैया आप कुशासन कर रहे हैं यानी अवस्था फैला रहे हैं, तो लाइए आपका राज्य मेरा हुआ। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ, तो देखिए आ से आदि ग्रंथ, आ से अर्जुन जी ने, गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? अर्जुन से। आ से आदि ग्रंथ, आ से अर्जुन। भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली किससे हुई? तो आधुनिक शिक्षा की प्रणाली 1835 में मैकाले के जो है मैकाले ने नींव डाली भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली का। अगला क्वेश्चन है कि सही कालक्रम क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिटार्ट, वारेन हास्टिंग या कर्टियार? तो सबसे पहले आए थे रॉबर्ट क्लाइव, फिर वेंसिटार्ट, फिर कर्टियार, फिर वारेन हास्टिंग। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और इतना सफल कैसे हो गई? तो सबसे बड़ी चीज़ थी भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। भारत में अनेक, बंगाल के नवाब अलग, मराठा अलग, और जो हैदराबाद के निज़ाम अलग, लखनऊ के नवाब अलग, ये सब बटे हुए थे। तो एकता में जो है कमी थी। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। अब देखिए जो रॉबर्ट क्लाइव थे बहुत कम हथियार लेके आके सिराजुद्दौला पे अटैक कर दिए। तो सिराजुद्दौला के पास लोग तो बहुत थे लेकिन पहली चीज़ हथियारों की कमी, दूसरी एकता की कमी। मीर कासिम उन्हीं के जो है राज्य का एक समझिए सैनिक, और जाके उनके साथ मिल गया। तो यही है कि पहली तो राष्ट्रीय भावना की कमी, दूसरी कंपनी की सेना को पश्चिम प्रशिक्षण मिला था जो आधुनिक हथियार से एकदम से परिपूर्ण थे। तीसरा था भारतीय सैनिकों में भी राष्ट्रीय भावना का अभाव। वही चीज़ है कि सैनिक जो भी थे उनमें आपस में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, तो लगभग सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर का शुरू किया गया? तो देखिए लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। कैसे याद कर लेंगे? कुछ ट्रिक बनाइए कि वायसराय में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये सब पारित किया गया लॉर्ड कैनिंग में। तो सब में देखिए कोड आ रहा है ना, पीछे सी फॉर कोड, और कैनिंग में भी सी आ रहा है, तो कोड कैनिंग हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक सुधार? तो डाक के लिए क्या था? डी फॉर डाक, डी फॉर डलहौजी। अगला, सती प्रथा का अंत करने वाला? तो देखिए सती प्रथा का रॉबर्ट विलियम बेंटिंक ने किया था। उस समय सती प्रथा के लिए वो जितने भी लोग थे, एक्चुअली देखिए सती प्रथा ये भारत का कभी कोई नियम था ही नहीं, किसी धर्म विशेष से जुड़ा था ही नहीं। आप इस समय रामायण महाभारत देख रहे होंगे तो देखिए जितने भी लोग की मृत्यु हो रही है तो क्या उसके बाद उनकी स्त्रियों को सती होना हो रहा है? नहीं, ये भारत में और किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ था ही नहीं सती प्रथा। सती प्रथा का शुरुआत कब से हुआ? जब विदेशी आक्रमण भारत में ज़्यादा होने लगे। तो होता क्या था, सैनिक लोग को मार दिया जाता था, आदमियों को मार दिया जाता था, फिर उनके बहू बेटियों को उठा ले जाया जाता था। तो अपने बचाव के लिए, हालांकि जो था वो गलत था, गलत चीज़ को ख़त्म करने का कोई गलत उपाय नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे ही उसके आदमी मरते थे तो स्त्री को भी सती करवा देते थे ताकि उनके घर की इज्जत कहीं और ना जा सके, जो बहुत गलत था, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ख़त्म किया। अब इसको आप कैसे भी ट्रिक बना लीजिए, बेंटिक ने जो है सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त किया।
तो ये ट्रिक आप खुद से बनाइए। अगला है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक था सादत खां बुरहान उल मुल्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो देखिए, ये थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन थे? ये जो हमारा चल रहा था उसी समय दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल सल्तनत, तो मुग़लों के ही ये राजवंश के थे शाह आलम द्वितीय। लगभग ये एकदम मुग़ल पतन के कगार पर था। तो शाह आलम द्वितीय इन लोग से मिलकर अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने के लिए गए और बाद में पराजित भी हुए। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुग़ल सम्राट कौन था? तो उस समय मुग़ल सम्राट था अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। जब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय अजीजुद्दीन और आलमगीर द्वितीय थे। कहाँ के सम्राट? मुग़ल के सम्राट। देखिए, मुग़ल सम्राट का अंत वहीं से शुरू हो गया जब अपने जो एक बहुत ही अत्याचारी राजा थे, नाम नहीं याद आ रहा है, उनकी मृत्यु हुई। तो जैसे ही मुग़ल सम्राट का अंत होने लगा तो बाकी जो छोटे छोटे साम्राज्य थे ये लोग बहुत ही ज़्यादा अपने प्रभाव को बढ़ाने लगे। लेकिन अंग्रेज़ जानते थे कि ये लोग कभी एक होने वाले नहीं हैं, तो अंग्रेज़ ने धीरे धीरे सबके साथ कोई ना कोई संधि करी, कोई ना कोई युद्ध किया और सबको हराते गए। चलिए, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, तो देखिए है से हेस्टिंग था, क्योंकि इसके बाद हेस्टिंग ही बना था। अगला प्रश्न है, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, इसका मुख्य कारण ये था कि अंग्रेज़ों को छूट दी गई थी। किसमें? व्यापार में छूट दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? देखिए, जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले अंग्रेज का एक विदेशी आया, उनका जो है शुभचिंतक बन के, और गया उनके दरबार में जो था सर टॉमस रो। तो सबसे पहले हॉकिंस गया, तो जब वो गए तो दरबार में गए और बताएं कि मैं व्यापार करूंगा, आप लोग को भी दूंगा, तो इनको इजाज़त दे गई। फिर सर टॉमस रो गए, उनको भी इजाज़त दे दिया गया कि आप लोग व्यापार करिए, और व्यापार का ऐसा दुरुपयोग किए कि व्यापार के साथ साथ ये राज्य पर शासन भी करने लगे। तो जिसका विरोध किया नवाब सिराजुद्दौला ने, और रिज़ल्ट क्या हुआ कि नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव से 1757 में लड़ाई हुआ, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला हार गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए,